We have a live from Rajya Sabha. Let's have a look on it. It will also be uploaded on the members login portal as soon as it is taken up in the House. Members to be raised with the permission of the Chair. 0 hours, Sri Mahesh Poddar. Sir, whatever happened yesterday, जो कुछ थैंक यू चेयरमैन सर। देश में इंटरनेट की सुलभता के साथ प्रहलाद जोशी, 1 minute. सर जो कुछ भी कल हुआ सदन के शुरुआत में वो बहुत निंदनीय है और we have got all respect and regards about you and especially for the chair and as a person also have got lot of respect and regards for you. Whatever has happened is unacceptable. Throwing aspersion of chair is not at all accepted. ये बहुत निंदनीय है। मैं विजय साई रेड्डी से आग्रह करता हूं कृपया वो क्षमा प्रार्थना करें और हमने अपने तरफ से भी मैं क्षमा प्रार्थना करती हूं। ठीक है। These things are not made out of request. Leave it. From Lok Sabha, sir. My intention was never and will be I never intended to bring any disrepute or make the chair dysfunctional, sir. I am no one to make the chairman of Rajya Sabha dysfunctional. Yesterday episode was because I was in a state of anguish and therefore wish to take back my words. I sincerely regret my comments made yesterday. They were unintended and made on the spur of anguish. I had become emotional and assure you, sir, I had no intention to hurt the chair or cast aspirations on the chair. I therefore regret once again and I'll assure you, sir, it will not be repeated once again. Thank you very much. Leave it. Sri, issue is closed. Sri Mahesh Poddar. थैंक यू चेयरमैन सर। देश में इंटरनेट की सुलभता के साथ साथ नेटफ्लिक्स जैसी अनेक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सूचना और मनोरंजन के नए माध्यम के रूप में उभरे हैं। कोरोना महामारी की वजह से लगातार लॉकडाउन और थिएटर्स के बंद होने की वजह से भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की पहुंच काफी बढ़ी है, लेकिन इसी के साथ साथ एक खतरा भी बढ़ा है, एक विसंगति भी आई है, जिससे समाज और हमारी भावी पीढ़ी के ऊपर दूरगामी, नकारात्मक और विकृत प्रभाव पड़ने की संभावना बलवती हो गई है। देश का एक बड़ा वर्ग, धार्मिक वर्ग, सांस्कृतिक कारणों से इसका विरोध कर रहा है, पर मेरी चिंता ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सामग्री द्वारा भारतीय सामाजिक मूल्यों पर हो रहे आघात को लेकर के भी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की भाषा और कंटेंट में सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन जी बैठ के नहीं तो बाहर जाके प्लीज कैरी ऑन पोद्दार जी। ओटीटी प्लेटफॉर्म की भाषा और कंटेंट में सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन अथवा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन साफ झलकता है। एक तरफ तो हम स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा के लिए खुद को प्रतिबद्ध बताते हैं, दूसरी तरफ हम सार्वजनिक माध्यमों पर मां बहन की गालियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्त्री पुरुषों के जनांगों की चर्चा सार्वजनिक रूप पे विभत्स रूप में कराई जा रही है। महोदय, भाषा कोई भी हो, हिंदी या अंग्रेजी या कोई और अन्य भाषा, यह भी गौर करने योग्य है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील फूहड़ भाषाओं के इस्तेमाल के क्रम में नारी गरिमा को ही बार बार तार किया जाता है, मानो कि पुरुष भोग्य हो और नारी भोग्या। महोदय, भारत सरकार इंटरनेट, अंत में बोल रहा हूं, भारत सरकार इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री के रेगुलेशन की जिम्मेवारी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय को दे चुकी है, लेकिन इसमें देरी करने की संभावना नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं सरकार को यथाशीघ्र और प्रभावी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना और मनोरंजन के सभी माध्यमों की करें। थैंक यू। I have permitted 15 people today, hoping that everyone, I have just committed, hoping that everyone will confine to 2 minutes, so that others also will get an opportunity. हाँ, मंत्री जी। महेश पोद्दार जी ने जो उठाया विषय वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में रोज हमें बहुत सुझाव और शिकायतें दोनों मिलती है, तो गाइडलाइंस और डायरेक्शंस इस बारे में तैयार लगभग हो गए हैं और जल्दी ही उसको लागू करेंगे। थैंक यू। ठीक है। श्री नीरज दांगी, 2 मिनट, लोकसभा। थैंक यू सर।
So this matter I am raising today is regarding the employees' pension scheme, and my demand, with your permission, is for enhancement of the minimum pension and free medical facilities to be given to the EPS 95 pensioners. As on date, the pensioners which are coming under this scheme, 65 lakhs pensioners are living in the Megri pension of rupees 300 to 3,000 only, and this is not enough for their food and medicines at this age. No one can live without medicines in this old age. They are suffering from diabetes, BP, heart diseases, asthma, TB, and now corona also. At present, they have no age to fight or no money in their hands. Government of India in the past 11 years, from 2009 to 2020, 3 commissions have been appointed who submitted their reports. Expert committee which submitted their report in 5th August 2010. And Shri Bhagat Singh Koshyari. वो detail में जाने की जरूरत नहीं. Just say 3 committees. He said, please. These 3 commissions, they submitted their reports time to time, and sir, in this pandemic period of EPS 95 pensioners, no salary and a Megri pension only, living is very much of pathetic condition at present. This is the burning matter in the EPFO, and they are expecting a great solution from the government. Right. I request you to enhance the minimum pension of rupees at least 9,000 per month to be paid with DA and the medical facilities, etc. to the EPS 95 pensioners. Dhanyavad. Thank you, sir. Thank you. Sri Shanmugam, Associate Shanmugam. Associate, please. Thiru Shanmugam. Yes, sir. Associate, same. Thank you. Professor Ram Gopal Yadav. भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के बाद सेक्रेटरी और कमिश्नर स्तर पर पहुंचने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्पेनलमेंट होता है जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि गवर्नमेंट सीधे जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्तियां कर रही है। इससे 3 समस्या पैदा हो गई। एक तो पूरे आईएएस और आईआरएस की फैटर्निटी है, उसमें नाराजगी है हमसे। दूसरे, जो लाखों की तादाद में तैयारी करते हैं बच्चे आईएएस, उनकी एक सपना होता है कि वो आईएएस बने और देश की प्रशासनिक सेवा में जाएं, उनके मन में भी आक्रोश है कि हम तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, इम्तिहान देते हैं, आईएएस कॉम्पीट कर जाते हैं, तब बनते हैं, और ये सीधे बन रहे हैं। और तीसरी, इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति ये है कि इन अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। पहले 9 अपॉइंटमेंट हुए थे, नो एससी, नो एसटी, नो ओबीसी। तो ये हमारे जो मान्य परंपराएं और संस्थाओं की जो इज्जत है, उसके साथ खिलवाड़ करना बंद हो, ये निर्देश दीजिए। माननीय आपसे प्रार्थना है कि डीओपीटी से कहिए कि उनके मंत्री से किस तरह की बातें बंद करें, क्योंकि वरना प्रशासन बेकार हो जाएगा। राम गोपाल जी, एसोसिएट प्लीज सेंड सीट्स। जितेंद्र सिंह जी नहीं है ना? ठीक। और तिरु गोकुल कृष्णन, गोकुल कृष्ण। Honorable Chairman, sir, the Union Budget for 2021-22 has dealt. Sir, the Union Budget for 2021-22 has dealt with a deadly blow to the expectations of the people of the Union Territory of Puducherry. Compared to the last year grant of 1,703 crores, the grant for the coming year is only 1,729 crores. It is just 1.5% increase only. I had been repeatedly pleading in this August House that at least a 10% increase should be given each year, considering the rising cost of prices and expenses. Already there is a grouse in the minds of the people that the central government is treating the people of Puducherry with a stepmotherly attitude. Don't make allegations. Sir, make your session. It has the become a fashion. COVID-19 pandemic impacted the finances of the UT very badly. It had to mop up the resources beyond the budget estimates. The center had to come to the rescue for all the states by arranging loans to manage the COVID-19 situation. That being so, an increase of very meager amount of 20 rupees to 26 crores
over the previous year will not anyway help Right. the Right. government to tide over the crisis. The demand for the writing of the legacy loan of rupees 2,200 crores, a special package for having run the Panchayat Raj institution from 2011-2016, the reimbursement of the pay commission arrears are already pending with the centre. In this situation, we expect the centre to extend a helping hand by an instant increase of the allocation of budgetary grant, Right. at least by 10% over the previous year grant. Thank you. Sri Kanakamada Ravindra Kumar. Thank you, sir, for giving this opportunity. The Visakhapatnam steel plant, that is Please. Nigam Limited, RINL. A foundation was laid in 1977 by the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi after prolonged agitation, and the plant was commissioned in 1992. The Vizag Steel built on the people's demand and sacrifice after Visakha Ukku Andhra Hakku agitation. To my knowledge, the Honorable Chairman also participated in that agitation. Around 64 villagers sacrificed their lands, 22,000 acres and properties, and approximated 16,000 people got displaced to build this plant. It is the present value of this plant is more than 2 lakh crores. Sir, the rationale and justification in providing in the steel plant is losses that has been reported over last 2 years. Firstly, Visakhapatnam steel plant does not have any captive mines, and therefore it is forced to buy the raw material. The second reason is it is a professional PSU which reports operational profits. The company only started reporting losses in the last 4 years when it had paid the huge interest to service debts. Thirdly, the entire industry is facing as iron ore costs, high freight costs, etc. Fourthly, finally, second, sound economic principles suggest that hasty disinvestment. Thank you. Sir, the Cabinet Committee Economic Affairs given in principle approval to disinvestment of the steel plant. The steel plant may run by corporate entity, even if it is the plant handed over to private company, the private company have to depend on the National Mineral Development Corporation instead of privatization. It may be directed to supply the iron ore to the Visakhapatnam steel plant. Right. Thank you. Srimati. No, thank you, Ravindra Kumar. You have to confine to time. The people of Andhra Pradesh is demanding the centre to withdraw its decision to disinvest Right. the government share with ESP. The people are agitating for the last 4 Srimati Priyanka Chaturvedi. सभापति जी आपका बहुत बहुत आभार। प्रियंका जी, मेरा सुझाव ये होगा, लोकसभा आप मैंने देखा बैठ के बोलिए। जी सर। हाँ। सर, मैं आपके समक्ष एक बहुत गंभीर और अर्जेंट विषय लाना चाहती हूं। मैंने 31 दिसंबर को माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी इस बारे में लिखा था। एमवी जगानंद और एमवी अनास्तासिया पे हमारे इंडियन सेलर्स फंसे हुए थे चाइना सी में और किसी तरीके की उनको मदद नहीं मिल रही थी। जगानंद में जो इंडियन सेलर्स थे वो वापस देश आ चुके हैं, पर जो एमवी अनास्तासिया में हैं वो अभी भी चाइना सी में हैं और वहां पर उनको वापस लाना मैं मानती हूँ हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैंने इसको हर मुद्दे पे, हर पटल पे उठाया है। मैं आपके सामने इस मुद्दे को लाकर मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी, वो जुलाई 2020 से वहां पर फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द वापस देश लाया जाए। अच्छा है प्रियंका जी, मुद्दा महत्वपूर्ण है। श्रीमती वंदना चौहान, आप संक्षिप्त में रेस्पॉन्ड करें। ठीक, मंत्री जी। इश्यू उठाया है उसके संदर्भ में मेरी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री लगातार एम्बेसडर चाइना के साथ संपर्क में है। एक शिप के क्रू वापस आ गए हैं और शॉर्ट टाइम में इश्यू रिजोल्व हो जाएंगे और हमारा जो शिप फेरर बाकी है वो भी इंडिया में वापस आ जाएगा। वेरी गुड। श्रीमती वंदना चौहान, लोकसभा। हाँ, बोलिए वंदना जी। यस सर, थैंक यू सर।
As a country, India and our Honorable Prime Minister have played a stellar role at the COP21 and made ambitious commitments at Paris. On the renewable energy front, sir, we are doing an exemplary job. It is now evident that we will exceed our commitments in the installation of solar energy. However, sir, we are seriously lagging on the front of creation of the additional carbon sink to sequester the 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent by 2030, so as to be in keeping with the internationally determined contributions. So there are several reports. Due to paucity of time, I will not read them out. All these reports reveal, sir, that there is a major deficit and that we have a daunting task to achieve our targets. To reach the target of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide by 2030, India will require 30 million hectares of land for afforestation. According to TERI, we have to densify the existing forests, which is a conservative approach, and it will achieve only 1/3 of the target. But the remaining 2/3, sir, will have to be achieved by afforestation of non-forest land. So forest is a concurrent subject, and therefore the efforts of the state governments is extremely important. Experts say that India has to double the rate of forest cover expansion. So I urge the government to push the states to do their bit, to encourage urban forests in the cities, which is mandated by the Schedule 12 of the 74th Amendment, to provide sufficient budgetary provision, to involve public sector, and last but not the least, sir, to urge that massive awareness program be taken to ensure that citizens understand the importance of forests as carbon sinks, and any interference with them will be treated as non-negotiable. Right. Thank you, sir. Right, Vandana ji. Dhanyavad. Sri Tiruchi Siva. Thank you, Chairman, sir. Thank you, Chairman, sir. And RTI information has revealed shocking facts that in Tamil Nadu there are 49 Kendriya Vidyalaya schools. In none of the schools there is not even a single Tamil teacher to impart Tamil education. On the contrary, Sanskrit and Hindi are compulsory, and a student, only if he gets through the Sanskrit language examination in the 6th, will be promoted to the 7th standard. Sir, this is totally injustice to the local students, rather the native language speaking. Please. Yes. This applies to all the other states also, sir. So it's a general issue, but I am bringing from the RTI fact information we have got from Tamil Nadu state. Sir, this is against the federal nature, and when these two languages are made compulsory, why not Tamil, sir? Sir, totally, sir, the people choose to study in Kendriya Vidyalaya schools for two reasons. One is the good education important, and the fee collection is very low compared to the private schools. In this situation, poor students who are coming, if they are not deprived of teaching Tamil, sir, it is totally injustice. So I urge the Minister of Education that immediately Tamil should also be a compulsory language in all the Kendriya Vidyalaya schools in Tamil Nadu. Good. And also regional languages in the other states also, sir. Thank you. Right, Shiva. You associate. Balasubramanian associate. Associate, whoever want to associate, please send their names. This is a matter to be looked into by the HRD Ministry, Education Ministry. Sri Dr. Banda Prakash. Thank you, respected Chairman, sir. Sir, Pradhana Mantri Matsya Sampada Yojana. It is announced in the July 2020. Sir, in that they wanted to double the income of the fishermen and create the employment and social and economic empowerment of the fishermen, sir. But as for the eligible beneficiaries of the criteria, big number is there. That only one place they have mentioned fisheries cooperative societies. Sir, in the country we are having more than 32 to 34 lakhs registered fishermen. Yes. Note his name. Fishermen in the country, sir. But particularly inland fisheries, the membership is linked with the area of spread of water resources, sir. That's why it is only 32 lakhs. Otherwise, it will be more than crores. In this regard, I request the first priority should be given to fishermen, sir. Second one,
this subsidy also, whatever the subsidy they are saying, for women 60%, men others 40%, sir. As Telangana government last time they are given to empower Mutrasi, Gangaputra, Besta, Gundla, Mudraj. What is your demand? I request them to enhance the subsidy to 75%, for women 80%, sir. Budget also they have given 20,050 crores, regularly announcing. Out of that only central share is 9,407, state share is 4,800. Right, please. I request to enhance the central budget to 20,000 crores. Thank you. Dr. Sasmit Patra, Odia. माननीय अध्यक्ष महोदय मते आज ये सुजोग देथिबार अनेक धन्यवाद। ओडिशार सर्वांगीन विकास पई अनेक कार्यक्रम हाथ को नबार अछि। मोर नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक केंद्र सरकार को अनेक विषय देथिले मध्य अभी पर्यंत अनेक विषय पेंडिंग रही अनुमोदन पाई रही। जथा जदि आप देखिए श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुरी पाई स्थापना पाई माननीय मुख्यमंत्री कहिसंती सेटा मध्य पेंडिंग रही। जो प्रकार भाव में संबलपुरी कोसली एवं हो भाषा पाई अष्टम अनुच्छेद रे संविधान आसवार आवश्यकता रही सेटा मध्य पेंडिंग रही। महोदय 22 टी नुआ एम्स हॉस्पिटल आसथिले मध्य सैंक्शन होइथिले मध्य जो द्वितीय एम्स हॉस्पिटल ओडिशा रे आसीवार आवश्यकता रही सुंदरगढ़ जिल्ला रे सेटा मध्य पेंडिंग रही। ओडिशा विधानसभा जेतले सर्वसम्मति क्रमे पारित करथिला ओडिशा विधान परिषद पाई सेटा मध्य पेंडिंग रही। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जेतले कहि आछंती जी दैव दुर्विपात रे ओडिशा शिकार होची एवं ओडिशा को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दवा कथा सेटा मध्य पेंडिंग रही। जदि आप देखिए 235 टी गाँव रे आज पर्यंत टेलीकॉम रो सुविधा पहुंची पारि नाही। 70% ग्राम पंचायत रे बैंक रो सेवा नहीं। जो प्रकार भाव में कोल रॉयल्टी क्लीन एनर्जी सेस कोस्टल हाईवे विषय चर्चा रही। मान्यवर मु कही मो कथा समाप्त करुच्ची जे मान्यवर मुख्यमंत्री बारंबार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखिले आवेदन लिखिले अनेक विषय पेंडिंग रही। धन्यवाद। अनुभव बता रहे हैं हम केवल 10 ही पूरा कर पाएंगे, इसलिए 15 मैंने अनुमति दिया। मगर देखेंगे आगे इसको समय को ध्यान में रख के सब सदस्य बोले तो ये संभव होगा। Honorable member has presented a wish list. One of the items on the wish list, which he described as pending, is the new airport, international airport at Puri. All I wish to tell the honourable member is that this has just come a few days ago, and we are doing it. So to describe it as long pending is not an apt description. So pending का ending हो रहा है। अच्छा है। Question hour. श्री लिंगैया यादव। लिंगैया यादव कहाँ है? Absent. He has given a letter. Supplementary. Minister, please. Minister of Tourism or Minister Tourism. माननीय सभापति जी, लोकसभा चैम्बर से लोकसभा एक विवरण सभापति पर रख दिया गया है। राइट। सप्लीमेंट्री श्री डॉक्टर भगवत कर्नाड। लोकसभा सर। लोकसभा सर। हाँ सर, औरंगाबाद in Maharashtra is supposed to be capital of tourism, and due to COVID-19 the tourists have reduced enormously. Is there any plan of tourism minister and the department to start airlines which are earlier, like Goa, Aurangabad to Jaipur, Jodhpur? That is my question. And there are world famous Ellora and Ajanta caves in Aurangabad, near Aurangabad. Right. Is there any plan of the government to connect this with Thailand and Japan for the Buddhist tourism? That's my question, sir. Right, Karaji. मंत्री जी। माननीय सभापति जी, औरंगाबाद बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। अजंता और एलोरा हमारी यूनेस्को की साइट भी है, और हमारा जो आइकनिक साइट हम लोग बीच है उसमें भी उसका स्थान है। स्वाभाविक तरीके से आप दोनों मास्क लगा के बात कर रहे हैं, इससे आपको आपका आवाज ये नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो माननीय सदस्य ने कहा है, हमारे जो रूट होते हैं या रूट होते हैं वो मंत्रालय तय करता है, और इसमें पर्यटन मंत्रालय अपनी सिफारिश भी करता है। अगर कभी गैप फंडिंग की बात आती है तो इस स्कीम के तहत पर्यटन मंत्रालय उसमें मदद भी करता है। आपने जो अपेक्षा की है मैं संबंधित मंत्रालय को उसको भिजवाऊंगा। ठीक है। श्री सुरेश रेड्डी।
Suresh Reddy. Chairman, sir, the government has agreed that the pandemic has devastated the tourism industry. But my question to the Honorable Minister is, what is the relief being given to those affected under this particular industry, sir? Tourism, mostly the hotels, the tour operators, the guides. Some of them are beyond revival. So to help such affected organizations, people and persons, what are the steps being taken? And second one, sir, is on the religious tourism. Only one. Thank you, sir. Suresh Reddy has been speaker, so he understood quickly. He was speaker of Andhra Pradesh, combined. मंत्री जी, लोकसभा से। माननीय सभापति जी, सरकार ने जो उत्तर दिया है वो सच्चाई पर आधारित है, इसलिए हमने स्वीकार किया है कि कोरोना के बीच में पर्यटन में बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मंत्री होने के नाते मैंने 4 बार लगातार उनसे संवाद किया है और जब भी उनकी कभी कोई डिमांड्स आई हैं तो वो विधिवत वित्त मंत्रालय के सामने रखी गई हैं। अगर वो होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मैं उनको सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा और सदन को और देश को कि ये सच है कि इस कोरोना की महामारी के बीच में भी मंत्रालय और सरकार ने वो कदम उठाए हैं जिससे से कम इस देश के स्टेक होल्डर्स इतने बड़े नुकसान के बावजूद भी वो देश के साथ और सरकार के साथ खड़े रहे। श्री अमन पटनायक, डॉक्टर अमर पटनायक, sorry. Yeah. Sir, thank you, sir. Sir, this is since the impact of the pandemic-induced lockdowns would continue for several years. The impact would continue for several years after the pandemic subsides. I had requested the Honorable Finance Minister for interest subvention and extension of moratorium for another 2 years, and the letter was marked to the Tourism Ministry as well. So I would like to know what action has been taken by the Tourism Ministry on this proposal, because this is a long-pending demand of the tourism industry. माननीय सभापति जी, ये प्रश्न में पूछा गया था। मैं एक निवेदन आपके सामने आंकड़े के माध्यम से करना चाहता हूँ। ये जो अनुमान है, ये अनुमान पहले भी लगाया गया था, जो मुझे लगता है गलत साबित हुआ है। मैं एक माननीय सदस्य के माध्यम से देश को एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। जनवरी 2020 में श्रीनगर, मैं उदाहरण जम्मू कश्मीर का इसलिए दे रहा हूँ कि धारा 370 हटने का प्रभाव और साथ में पर्यटकों का जाना, जनवरी 2020 में 3,792 पर्यटक जनवरी 2020 में गए थे। जनवरी 2021 में ये आंकड़ा 19,042 है। मुझे लगता है कि ये हमें 2 बस हिस्सों में देखना पड़ेगा देश को। महानगरों की हालत खराब है, 2 राज्य विशेषकर महाराष्ट्र और केरल की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी आंकड़े मैं आपके सामने रखूं वो आंकड़े पिछले आंकड़ों को पार कर रहे हैं। दूसरा आंकड़ा मैं जम्मू कश्मीर का देता हूं, जम्मू का, वहां पर पिछले बार जनवरी में 9,27,959 और इस बार 7,29,175। आपको लगेगा ये आंकड़ा कम है। पिछली बार अमरनाथ यात्रा चल रही थी तब 9 लाख थे, इस बार अमरनाथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई, उसके बाद भी 7,29,000 है। एक प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है मेक माई ट्रिप, उससे जब मैंने आंकड़ा मांगा तो उन्होंने कहा कि जनवरी में पिछली बार 81% ग्रोथ थी, इस बार 108% ग्रोथ है। मेरा एक निवेदन है कि हमारी मान्यता बड़ी साफ थी कि होटल इंडस्ट्री का सर्वाइवल और रिवाइवल शुरू हो जाएगा यदि डोमेस्टिक टूरिस्ट निकलेगा। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देखो अपना देश का जो उन्होंने स्लोगन दिया था, हमने जिस प्रकार से लोगों को एंगेज किया, स्टेक होल्डर्स को, ये उसका परिणाम है और इसलिए मुझे लगता है कि इसको आकलन में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राइट। श्री दीपक प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक प्रकाश जी कहाँ हैं? जी, लोकसभा चैम्बर से। लोकसभा। माननीय सभापति महोदय, आज आप बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, देश को समावेशी विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है और उसमें फिर क्लीन एनर्जी और उस पर फिर नवीकरण ऊर्जा का एक बहुत योगदान है। मंत्री जी का जो उत्तर आया है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत अभिनंदन। मेरा सवाल है कि झारखंड के संदर्भ में
कितने परिवार को इस योजना से लाभ मिला है, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, वेरी गुड। साथ साथ इसकी कितनी अनुदान की राशि प्राप्त हुई है झारखंड सरकार को आपके माध्यम से योजना के लिए, तथा इस रोज नहीं सप्लीमेंट्री माने एक ही होता है, आपने दो पूछा। बहुत जी। आर.के. सिंह जी, मिनिस्टर, हाँ प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कुल मिलाकर के अभी तक 29 मेगावाट क्षमता की स्थापना हुई है। जो क्षमता की स्थापना हुई है वो देश के अन्य राज्यों में जो स्थापना हुई है उसके बनिस्पत कम है। अन्य राज्यों में इससे कहीं अधिक स्थापना हुई है। फेज 1 में भी कम स्थापना हुई। फेज 2 में जो हम लोग का प्रोग्राम है तो अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है। हमारे पास कैपेसिटी है, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज नहीं है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज मैं लेकर के दे दूंगा, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से सिर्फ 29 मेगावाट की स्थापना हुई। हालांकि झारखंड के पॉलिसीज अच्छे हैं, जो उन्होंने रूफटॉप की पॉलिसी बनाई है बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी तत्परता से लागू करने की आवश्यकता है। और जो नया फेज 2 हमने लाया है उसको उन्होंने प्रारंभ भी नहीं किया है। हमने फेज 2 में करीब 60 मेगावाट का टारगेट दिया है, उसमें उनके पास आवेदन भी आ गए 5 मेगावाट का, लेकिन अभी तक उन्होंने टेंडर करके रेट फाइनल नहीं किया। राइट। सेकंड सप्लीमेंट्री दीपक प्रकाश जी। इस राशि जो दिया गया है उसका कोई नीतिगत नियंत्रण करने की कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या केंद्र सरकार की ओर से? दूसरा, भविष्य में कितनी राशि उपलब्ध कराएंगे इस योजना के तहत, कृपया बताने का कष्ट करें माननीय मंत्री। मंत्री जी, ये हम लोगों ने झारखंड को अभी 18 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं फेज 1 के अगेंस्ट में, जिसमें कि उन्होंने स्थापित किया था 29 मेगावाट। फेज 2 के अगेंस्ट में उन्होंने कोई अचीवमेंट किया ही नहीं, तो इसीलिए अभी तत्काल ये कोई राशि उनको देने की आवश्यकता नहीं। श्री नरहरि अमीन जी कहाँ बैठे? लोकसभा प्लीज। आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे, सरकार ने रूफटॉप सोलर पावर पॉलिसी के अंतर्गत गुजरात में शैक्षणिक संस्थानों, ओल्ड एज होम, चैरिटेबल ट्रस्ट और सामाजिक संस्थानों के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यदि हाँ तो उसकी डिटेल, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है? राइट। मंत्री जी। सर, ये रूफटॉप के अंतर्गत हम लोग ने रूफटॉप फेज 2 के अंतर्गत हम लोगों ने सब्सिडी का प्रावधान किया है। ये डोमेस्टिक सेक्टर के लिए 3 किलोवाट से कम की क्षमता है, उसके लिए सब्सिडी का प्रावधान 40% है, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक सब्सिडी का प्रावधान 20% है। जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज है उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान 20% है, लेकिन कमर्शियल सेक्टर्स वगैरह के लिए हम लोगों ने सब्सिडी का प्रावधान नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये झारखंड के बारे में ये फिगर्स को करेक्ट करना चाहता हूं। मैंने दूसरे राज्य का फिगर पढ़ दिया। झारखंड में हम लोगों ने फेज 1 के समय में 12 करोड़ 71 लाख रुपए दिए थे। और फेज 2 में हम लोगों ने एडवांस दिया है उनको, 2 करोड़ 30 लाख का एडवांस दिया है फेज 2 में, लेकिन उसमें अभी तक कोई इंस्टॉलेशन उन्होंने प्रारंभ किया नहीं। गुजरात के संदर्भ में उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा नरहरि अमीन जी ने। गुजरात को हम लोगों ने 293 करोड़ का की निधि दी है, और अध्यक्ष महोदय, गुजरात अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक संख्या में रूफटॉप लगा रहा है। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार गुजरात में करीब 500 मेगावाट से अधिक की रूफटॉप लग गई, तो रूफटॉप में गुजरात काफी तेजी से काम कर रहा है। श्री नेक्स्ट क्वेश्चन मानस रंजन भुरिया। श्री मानस रंजन भुरिया जी। अच्छा, श्री मिनिस्टर, उसके बाद ना फर्स्ट लेट द मिनिस्टर गिव द रिप्लाई एंड देन यू कैन। नहीं, ओवर कर दिए जी। पहले आप हाथ उठाए तो मैं जरूर बुला देते। राइट। श्री मानस रंजन भुरिया जी absent. श्री विजय साई रेड्डी। Question number 78, sir. Sir, whether details can be given if any party has to face the penalty
due to non-payment of GST on time when intern happened due to website crash, sir, and details can be given as how many times have the software being updated to prevent such crashes. Right, Mantri ji. Sir, I think the member have raised a very relevant question. Sir, if you remember, honorable member, sir, the GST and network, prior to the GST, all transactions related to the central excise and service tax was carried out on a web-based system known as ACS. Sir, after the rollout of the GST, the functionalities of the ACS were gradually migrated and integrated with the CBIC GST application with effect from the 26/5/2019. Sir, in the past 1 year, the number of errors have come down. If you look at the number of returns filed versus the ticket lodged or the complaints lodged, sir, it has come down to 0.03% only. So from time to time, the department has taken steps and there is a holistic review of the infra as well as the application and the platform monitoring. Right. Sir, the GST portal was available for 99.49% from January to December 2020. And sir, there was no incident of entire portal crashing, which was earlier asked. Right. And sir, the review of the software is done by the senior software architects, and the capacity augmentation is done from time to time, sir. Right. Sri P. Bhattacharya, Lok Sabha. Bhattacharya जी, सवाल पूछिए सप्लीमेंट्री. भट्टाचार्य जी, माइक हाथ, हाँ माइक. लोकसभा. Yes, sir, from Lok Sabha. Honorable Minister has said there are no instances of multiple crashes of tax filing website operated by the Income Tax Department, Customs, Central Excise Service and the service taxes and the GST during the last 1 year. But I would like to have a question to the Honorable Minister. Have they investigated properly in Mumbai, Calcutta, Chennai, even at Delhi, how many places these multiple crashes have been taken up? Right. Mantri ji. Sir, as I replied in the earlier supplementary, there was no incident of entire portal crashing, not even a single incident. Sir, at the same time, I mentioned earlier also that the GST portal was available for more than 99.49% from January to December 2020. And sir, the GST system is upgraded to handle concurrent user capacity beyond 3 lakh. And sir, the highest return filing in a day was 23.86 lakh. So the highest payment transaction in a day was more than 9.55 lakhs. So the total active taxpayer with regard to GST is 1.26 crore. Sir, in the month of January 2021, 90% of the taxpayers filed their GSTR 3B, making it a compliance rate of around 90%, sir, which is the highest ever. As far as the sir income tax is concerned, the other software, sir, if you compare it with the previous year, sir, the income tax return in the financial year of 2019 and 20 was filed 5.62 crore. Sir, on 10th of January 2021, the income tax returns filed on one day was 5.95 crore, sir. That is the number of returns. Right. So, sir, the system augmentation is done from time to time, has been upgraded, and sir, there has been no incident of the entire portal crashing, sir. Right. Question number 79, Sushil Kumar Modi. Mantri ji. Supplementary Sri Dinesh Trivedi ji. Dinesh Trivedi. Yes, sir, 79. Secretary Singh. Yes, sir. मैंने दिनेश त्रिवेदी को बुलाया. आपका नाम है क्या इसमें? मैं बुलाऊंगा आपको, बैठिए. आपने इच्छा व्यक्त किया, मैं बुलाऊंगा. दिनेश त्रिवेदी कहाँ है? अरे स्लिप भेजा उन्होंने. ओके. केसी राममूर्ति
K.C. Ramamurthy, supplementary Lok Sabha. Lok Sabha, sir. What is your supplementary? Sir, there is no doubt that the problem of bitcoins and other cryptocurrencies is escalating, and the circular issued by the RBI has also limited impact. I would like to know from the Honorable Finance Minister whether there is any proposal to bring in a bill to curb cryptocurrency in the country. Right. Mantriji. Regulatory bodies like RBI and SEBI, etc., also don't have a legal framework to directly regulate cryptocurrencies, as they are neither currency nor assets or securities or commodities issued by the identifiable user. Sir, the existing laws are inadequate to deal with the subject. So the government formed the interministerial committee, and the committee has given a report. Post that, sir, there was a meeting of the Empowered Technology Group, which happened earlier, as well as, sir, the Committee of Secretaries, which was chaired by the Cabinet Secretary, has also given their report. Sir, the bill is being finalized and would be sent to the Cabinet soon, sir. So we'll be bringing the bill soon, sir. Right. Sri Shakti Singh, go ahead. माननीय सभापति महोदय, ये इश्यू बहुत सीरियस गुजरात के खास करके सूरत में इम्पैक्ट करता है। एक और सरकार ने आरबीआई के सर्कुलर के जरिए इसको रोकने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने आपके सर्कुलर को खारिज कर दिया। इट मींस बिटकॉइन चल सकता है। नाउ अगेन इन द मिनिस्टर्स रिप्लाई डी ये कह रहे हैं कि हम इसको अनाउंस किया है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम इसका कानून लेके आ रहे हैं, मिनिस्टरियल ग्रुप बना है। मैं सभापति महोदय जी आपके जरिए ये जानना चाहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में अगर आप मानते हो कि गलत है तो इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन किया है या नहीं, वन, एंड द सेकंड जो सूरत में ओनली वन सप्लीमेंट्री प्लीज मंत्री जी। Sir, globally, if you see, there are different definitions of cryptocurrencies or the virtual currency adopted by international bodies. Sir, Government of India also, the RBI also took initiative and banned the use of private cryptocurrencies. Sir, as member has rightly said, there was an order of the Supreme Court. That is why, sir, if you look at the Government of India took initiative, there was an interministerial committee, and that committee also gave its report. And as I earlier said, a committee of secretaries also met under the chairmanship of the Cabinet Secretary. They have given their report, sir. Now the government has prepared the bill and it will be coming to the Parliament soon, and we can have a detailed discussion on that. Right. Question number 8080, GVL Narasimha Rao. Sri GVL Narasimha Rao. नहीं, supplementary भी नहीं. Minister, please. Sir, the statement is laid on the table of the House. Right. No supplementaries. member उत्तर प्रदेश से चुने गए, लेकिन आंध्रा के हित में उन्होंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में सवाल। ठीक है, मगर वो वहाँ का मूल निवासी है, ठीक, और देश में कौन सी किसी भी जगह के बारे में कोई भी सदस्य सवाल पूछ सकते हैं। विजय साई रेड्डी, I call you. Supplementary, yes. Can I ask supplementary, sir? Please, I call you, that's why. Yes. Does the government plan to include the infrastructure projects not fulfilled under AP Reorganization Act, that is steel plant and port, under the National Infrastructure Pipeline? If yes, then which one? Right, Mantriji. Let me throw some light on how we started the National Infrastructure Pipeline. So to draw up the National Infrastructure Pipeline, a bottom-up approach was adopted, wherein all projects, whether it is greenfield or brownfield, under implementation or under conceptualization, sir, costing greater than rupees 100 crore per project were sought to be captured, sir. Sir, NIP is a living document changing continuously. So, as member rightly said, if any project has to be included, that has to be above 100 crore rupees category. As I said, it's a living document, it has to come from the state also. Sir, in the past also, NIP, as I said, is a first of its kind. Sir, whole of government exercise to provide world-class infrastructure across the country
and to improve the quality of life for all citizens. Sir, it aims to improve project preparation, attract investments into infrastructure, and will be crucial for targeting of becoming a $5 trillion economy by 2025. Sir, the Government of India, during this budget, the Honorable Finance Minister has increased the capital expenditure by 34.5%, sir. Right. Sir, additional 5.5 lakh crore rupees will be spent. You will get an opportunity to speak elaborately on budget, Mantri ji. Ji, sir. So, as member said, if any such suggestion come from the state of Andhra Pradesh, should that will be present in the House, but still I am giving an opportunity, please. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. I'd like to ask the Minister, Honorable Minister, whether funding for all the projects which are listed in the National Infrastructure Pipeline for the state of Andhra Pradesh, whether the funding has already been tied up or arranged for, because this is a huge 8 lakh crore investment going into infrastructure development in Andhra Pradesh for 5 years. So can you please tell me on the funding, please? Thank you. Sir, the total pipeline is, the National Infrastructure Pipeline is worth 111 lakh crore rupees. Sir, as far as the Andhra Pradesh is concerned, we have included 503 projects, 503 projects sir उसमें उसको किया गया है. 8,10,583 crore rupees is the total outlay for that. Sir, out of 503 infrastructure projects, 362 projects with capital outlay of 6,78,709 crore for the financial year from 2020 to 2025 will take place in the EPC mode. Right. Sir. Question. Ji, sir. Please. Question number 81. Mr. Vijay Kumar. A. Vijay Kumar. Corporate Affairs. Happy. Supplementary, Mr. Vijay Kumar. In the Chinese government, how many of our Indian companies are with the cooperation with the Chinese company to investment in India, sir? Mantri ji. As of now, there are around 90 companies which are, 92 companies, sir, which are registered in India. Out of that, 80 Chinese companies are registered, actively working in India, sir. Right. Second supplementary. Sir, is any measures taken to completely wipe out the Chinese company from India, sir? There is a law of the land which allows the companies to be registered in India and to function in certain areas. As far as the FDI is concerned, sir, RBI looks into that, whether it is through the direct route or through the government route. Sir, there is a revised position as far as the FDI is concerned during the pandemic time to in the interest of the Indian companies, so that they are not taken for granted or taken at a throwaway prices. Sir, certain changes have been made, sir. I would like to read few lines of the decision taken by the Government of India. Sir, a non-resident entity can invest in India subject to the FDI policy, except in those sectors, activities which are prohibited. However, an entity of a country which shares land border with India, or where the beneficial owner of an investment into India is situated in or is a citizen of any such country, can invest only under the government route. Right. Further, citizen of Pakistan or any entity incorporated in Pakistan can invest only under the government route in sector activities other than defense, space, atomic energy, and sector activities prohibited for foreign investment. Right. Sir, in the event of transfer of ownership of any existing or future FDI in an entity in India, directly or indirectly, resulting in the beneficial ownership falling within the restriction purview of the para 3.11a, such subsequent change in beneficial ownership will also require government approval, sir. If the answer is long, you can lay it on the table so that members will be able to. Vijay Kumar, you have right. Then Sri Sujit Kumar. Sujit Kumar ji. Sir, given the hostile and belligerent behavior of China and based on Honorable Minister's articulation of FDI rules, I would like to know whether what steps Government of India has taken to restrict FDI from China,
And similarly, what steps have been taken, if any, to encourage FDI from a friendly nation like Taiwan? Right. Sir, as I said, there was only one change in that policy, and I've just read out the details. What changes have been made and what is the revised position, sir? With regard to Taiwan, you have to... Sir, we are getting investment from Taiwan also, sir. Right. Like other countries. Next question, Srimati Jarna Das Vaidya, Lok Sabha. Sir, from Lok Sabha chamber. No, you say question number so समय. आपको question number 82. Right, Mantri ji. Sir, the statement is laid on the table of the House. Harshvardhan ji, Lok Sabha. So, supplementary, Jarna Das ji. Supplementary one. पहला सप्लीमेंट्री ये है, मिनिस्टर जो आंसर दिया है मेरे क्वेश्चन का, सर मैंने देखा जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में कोई भी हॉस्पिटल में जो जरूरत है, जैसे एम्बुलेंस और वेंटिलेशन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, तो एंड ऑक्सीजन सिलेंडर ऑल्सो बहुत कमी है। तो इसलिए हमारा जो प्राइम मिनिस्टर केयर हेल्थ फंड है, उसमें से कोई पैसा स्टेट को देते हैं कि नहीं? राइट, मंत्री जी, हर्षवर्धन जी। सर, पूरे कोविड पैंडेमिक के दौरान भारत सरकार ने होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को फॉलो किया और भारत सरकार ने हर विषय के ऊपर इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, क्रिएशन ऑफ लैब्स, प्रोवाइडिंग N95 मास्क, वेंटिलेटर्स एंड PPE किट्स, ड्रग्स, सारी चीज़ें जो भी पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक थी, उन सब के लिए देश में सभी सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज को सर ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड की। इसके साथ सर फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया और अभी जो वैक्सीनेशन का कैंपेन चल रहा है, इसके अंदर PM केयर्स कैंपेन से उसका जो मेजर जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम वैक्सीन्स को देश के हेल्थ वर्कर्स के लिए या दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए उपलब्ध कराने के लिए भी PM केयर्स ने पूरा सपोर्ट किया। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने और भारत सरकार ने मिलकर पेंडेमिक को कंट्रोल किया और आज जो भी स्थिति आई है जिसमें कि सफलता के एक प्रकार से हम लोग नजदीक पहुंच रहे हैं, वो सब लोगों के मिलकर काम करने के कारण ही संभव हुआ है। सेकंड सप्लीमेंट्री, नेशनलाइजेशन के बारे में बोला कोई प्रश्न ही नहीं उठते, तो प्राइम मिनिस्टर हेल्थ केयर फंड भी है और चीफ मिनिस्टर हेल्थ केयर फंड भी है, तो रिलीफ फंड बहुत है, पूरा देश में लोगों ने हेल्प किया है, तो इसलिए नेशनलाइजेशन के प्रश्न क्यों नहीं उठते? सर, ये जो हेल्थ है, ये पहली बात एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे अभी आज के एग्जिस्टिंग संविधान में जो भी हमारे पास रूल्स बने हुए हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल्स हैं हर चीज़ के बारे में। और दूसरी बात ये कि आपने कोविड के संदर्भ में बात किया, जैसा मैंने कहा कि सारे विषयों पर हमने भारत सरकार ने हमने 10 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने डिटेल्ड गाइडलाइंस उनको दिया, साल भर उनको सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट किए, मिलजुल कर हम लोगों ने काम किया और खाली सरकारी सेक्टर नहीं, इवन प्राइवेट सेक्टर्स को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व किया।